हमारे घर में बेटियां ससुराल नहीं जाती। गौरी अपने पिता के लिए रोटी बना रही थी। अचानक चूल्हे की लकड़ी से उसका हाथ जल गया और वो चिल्ला पड़ी। पिता रामलाल दौड़ा दौड़ा आता है। बेटी का जला हुआ हाथ देखकर घबरा जाते हैं। गौरी बिटिया, तू क्यों ये सब कर रही है? मैं बना तो रहा था रोटी बिटिया। बापू, मैंने सोचा तुम रोजाना खुद से रोटी बनाकर खा रहे हो, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारे लिए रोटी बना रही थी। बापू, तुम रोजाना माँ के हाथों की रोटी खाते थे। गरम गरम रोटी बनाती थी ना माँ, तुम कितने शौक से 4 रोटी खा जाते थे बापू। पर जब से खुद से रोटी बनाने लगे हो, तुम 1 रोटी भी नहीं खाते हो। मैंने सोचा आज मैं रोटी बनाऊंगी तो तुम अपनी बेटी के हाथों की भी 4 रोटी खा जाओगे। बापू, इसी वजह से मैं रोटी बनाने लगी। अपनी बेटी गौरी की मासूम बातें सुनकर रामलाल की आंखों से आंसू बह गए। मेरी बेटी कितनी सयानी हो गई है, कितनी समझदारी वाली बातें करने लगी है। पर बेटिया, अभी तो छोटी है, ये सब काम मैं कर लूंगा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तभी रामलाल का दोस्त किशन, जो शहर में रहता था, उससे मिलने आ जाता है। देख रामलाल, मैं जानता हूँ सरला भाभी को गए हुए 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं दोस्त होने के नाते तुझे एक सलाह दूंगा कि तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि गौरी अभी छोटी है, उसे माँ की जरूरत है, तू समझ रामलाल। दोस्त की बात मानकर रामलाल ने अपनी बेटी गौरी के भविष्य की खातिर दूसरी शादी कर ली, ताकि गौरी को माँ का प्यार मिल सके। पर रामलाल ये नहीं जानता था कि वो गौरी के लिए माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ ले आया है। रामलाल की दूसरी पत्नी शोभा बहुत ही चालाक स्वभाव की थी। आते ही उसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। शोभा अपने साथ एक मोबाइल फोन लेकर आई थी, जिस पर वो घंटों बात करती रहती थी। अरे पूछ मत, बस शादी के बाद कितनी व्यस्त हो गई हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। अभी घर के सारे काम निपटा कर बैठी हूँ और तेरा फोन उठाया। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि तू मुझे सुबह से फोन करे, पर क्या करूँ, घर के काम ही खत्म नहीं होते। शोभा अपनी सहेली से बात कर रही थी और रामलाल उसे बार बार आवाज लगा रहा था। शोभा, मुझे रोटी बांध दे तो मैं काम पर चला जाऊँ, बहुत देर हो गई है। हेलो, सुन मालती, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ, बस थोड़ी देर लगेगी, फिर मैं तेरे से तसल्ली से बात करूंगी। शोभा ने गुस्से में फोन काटा और रामलाल पर बरस पड़ी। जरा देर के लिए अपनी सहेली से फोन पर बात करने क्या बैठ गई? तुमने परेशान कर दिया। अरे मेरी सहेली क्या सोच रही होगी कि मेरे ससुराल में मुझे कोई फोन पर बात ही नहीं करने देता। रोटी लेकर जानी थी तो गौरी को कह देते कि तुम्हारे लिए रोटी सेक देती। शोभा, कल गौरी की परीक्षा है, वो पढ़ाई कर रही है। सारी मुसीबत की जड़ गौरी की पढ़ाई है। गौरी कल कोई परीक्षा नहीं देगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर के सारे काम करूँ और वो महारानी बनकर अपनी पढ़ाई करे। शोभा गुस्से में गौरी के पास गई और उसने उसकी किताबों को छीनकर फेंक दिया। गौरी रोने लगी, पर शोभा की आंखों में गुस्से के अंगार भड़क रहे थे। कान खोलकर सुन लो, अगर गौरी ने पढ़ाई की तो मैं पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि मेरा पति मुझे मारता है और बेटी भी साथ में मिली हुई है। मुझ पर अत्याचार होते हैं, फिर तुम दोनों बाप बेटी सारी उम्र जेल में रहोगे। फिर देखते हो तुम्हारी बेटी पढ़ाई कैसे कर पाती है। चाहते हो मैं ऐसा कदम उठाऊं? इसीलिए चुप रहो, तुम्हारी भलाई इसी में है। तू भी सुन ले, आज के बाद घर के सारे काम तू करेगी, मैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। रामलाल कुछ नहीं कर पाया। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी गौरी पर आ गई। इसी बीच शोभा माँ बनी और उसने बेटी को जन्म दिया। अब शोभा अपनी बेटी कोमल की परवरिश में लग गई और इधर गौरी पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। दिन भर गौरी घर के काम करती और रात को चोरी छिपे अपनी पढ़ाई करती। रामलाल मजबूर था, कुछ नहीं कर सका। समय बीता और गौरी बड़ी हो गई। वही तो मैं चाहती थी कि वो पढ़ाई ना करे, पर बड़ी चालाक निकली। रातों को बैठकर उसने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला। देख शोभा, मैं तेरा भविष्य साफ देख रही हूँ। अब गौरी शादी लायक हो गई है। जैसा कि तू बता रही है, गौरी ने घर पे रहकर कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली, तो फिर तो ये लड़की बहुत चालाक है। देख, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है, रामलाल को अब गौरी की शादी करनी होगी। इससे पहले कि रामलाल गौरी की शादी के लिए पैसा जोड़े, उससे पहले ही तुझे कोई उपाय सोचना होगा। मेरे पास एक उपाय है जिससे तू गौरी की शादी रोक सकती है, वरना गौरी की शादी हो गई तो वो अपनी माँ के सारे जेवर और बाकी रुपया पैसा लेकर ससुराल चली जाएगी। फिर तू अपनी बेटी के साथ हाथ मलती रह जाना। नहीं, मुझे बता कि मैं क्या करूँ जिससे गौरी की शादी रुक जाए। तो सुन, तू सबको कहना शुरू कर दे कि हमारे घर में बेटियां ससुराल नहीं जाती। अगर कोई भी हमारे घर की बेटियों से शादी करता है तो उनके साथ अपशगुन हो जाता है। जो भी हमारी घर की बेटियों से शादी करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। बस ऐसा कुछ बोलकर तू सबको भड़का दे, सब गांव वालों के मन में वहम डाल दे, ताकि कोई भी तेरे घर रिश्ता लेकर।
मालती की बात सुनकर शोभा की आंखों में चतुराई भरी चमक आ गई और उसने अगले ही दिन से पूरे गांव में अपने ही परिवार के बारे में झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी। मैं तो उसकी माँ हूँ, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी गौरी से जोड़ना चाहती हो, पर बहन मैं तुम्हारे साथ गलत भी नहीं कर सकती। हमारे घर में बेटियों को ससुराल नहीं भेजा जाता। हमारे पूर्वज बेटियों के विवाह के सख्त खिलाफ थे। बस इतना पता है कि जब भी हमारे घर की कोई बेटी अपने ससुराल गई तो उसके कदम पड़ते ही पूरे ससुराल का सर्वनाश हो गया। ऐसा बुरा होता है कि मैं मुंह से बोल भी नहीं पा रही हूँ। बस इतना समझ लो कि हमारे घर की बेटियों से दूर रहो, हमारे घर से रिश्ता मत जोड़ो। तुम सच ही कह रही हो बहन, वरना कौन अपने घर की बेटियों के बारे में ऐसा बोलता है। जरूर तुम्हारे घर में बेटियों को ससुराल भेजने में अपशगुन होते होंगे। हम तो भाई दूर ही रहेंगे ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने से। बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें पहले ही बता दिया, वरना हम तो तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे थे। बस ऐसे ही सबको अपने घर से रिश्ता जोड़ने से दूर रखना है, ताकि गौरी की शादी ना हो और वो सारी जिंदगी हमारे पास नौकरानी बनकर रहे। और मेरी बेटी कुछ सालों में बड़ी हो जाएगी, तब मैं धूमधाम से खूब पैसा लगाकर उसकी शादी करूंगी। शोभा बहुत खुश थी, उसकी चाल कामयाब हो गई थी। अब सब शोभा के घर रिश्ता जोड़ने से कतरा रहे थे। रामलाल को सच पता चल चुका था कि ये सब शोभा ने किया है। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, पर शोभा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात सब गहरी नींद में सो रहे थे। शोभा अपने कमरे का दीपक बुझाना भूल गई और अचानक कमरे में लगे पर्दे में आग लग गई और आग धीरे धीरे फैलने लगी। उस रात रामलाल घर पर नहीं था, वो अपने दोस्त से मिलने शहर गया हुआ था। शोभा चिल्लाने लगी। गौरी ने जब शोर सुना तो वो अपने कमरे से उठकर बाहर आई। आग बहुत बढ़ चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। माँ चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। कोमल तू खिड़की के पास आ, जल्दी आ मेरी बहन, इधर आ, घबरा मत, अपनी बहन के पास आ। गौरी ने कोमल को तो खिड़की से बाहर ले लिया, पर शोभा अभी भी कमरे में फंसी हुई थी। कमरे में आग बढ़ गई थी। बेटी अगर तुम कमरे में गई तो तुम भी जल जाओगी। काकी मेरी माँ मुसीबत में है, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी माँ के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। काकी आप कोमल को संभालो, मैं माँ को बचाती हूँ। गौरी की बात सुनकर शोभा की आंखें भर आई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। धुआं बढ़ने की वजह से शोभा कुछ ही देर में बेहोश हो गई। गौरी हिम्मत करके कमरे में गई और किसी तरह से शोभा को बचा कर ले आई। इस कोशिश में गौरी का हाथ भी जल गया। शोभा ने पूरे गांव वालों के सामने गौरी से माफी मांगी। गौरी बेटिया, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि हमारे घर की बेटियां ससुराल नहीं जाती। मैं आप सब गांव वालों के सामने गौरी से माफी मांगती हूँ। मैंने आप सबसे झूठ बोला था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि गौरी सारी उम्र कुंवारी रहे। घर में नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी मैं इसे। मैं नहीं चाहती थी कि एक भी पैसा इसकी शादी में लगे। मेरी सहेली ने मेरे मन में बुरे विचार भर दिए थे। गौरी ने आज मेरी जान बचाई तो मेरी आंखें खुल गई कि मैं कितना गलत कर रही थी। गौरी मुझे माफ कर दे बिटिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने तो बेटी का फर्ज निभा दिया, पर मैं माँ का फर्ज नहीं निभा पाई। शोभा और गौरी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार गौरी को एहसास हुआ कि वो अपनी माँ के गले लग रही है। कुछ समय बाद बहुत अच्छे घर का रिश्ता गौरी के लिए आता है और शोभा एक माँ का फर्ज निभाते हुए खुशी खुशी गौरी को उसके ससुराल विदा करती है। धौलपुर गांव अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। आज भी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को वहां के लोग मानते थे। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा थी बारात में औरतों का न जाना। सदियों से इस गांव की औरतें बारात में नहीं जाती, केवल पुरुष और बालक ही बारात में जाते थे। 2 दिन बाद गांव के जमींदार रतन सिंह के इकलौते बेटे अनिल की बारात पालमपुर गांव जानी थी। इसी वजह से गांव के सभी पुरुष बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। हवेली में बहुत चहल पहल थी। अनिल की मौसी की बेटी शीतल जो शहर में पढ़ती थी, वो भी इस शादी का हिस्सा बनने के लिए पहली बार धौलपुर गांव आई थी। मौसी, आप बारात में क्या पहन रहे हो? मैंने तो शहर से अपने लिए ये लहंगा चोली खरीद लिया था। देखना ये कैसा लगेगा बारात में। रजनी, तूने शीतल को बताया नहीं क्या? वो जीजी, मैंने सोचा शीतल आ जाएगी तो उसे अपने आप ही समझा दूंगी, इसलिए फोन पर बताया नहीं था। क्या नहीं बताया था माँ? मौसी क्या कह रही हैं? वो शीतल, तभी घर के पुरुष आ जाते हैं। अनिल की माँ, मेरे बारात के 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाल दियो, क्या पता बारात को लौटने में 2 दिन लग जाए। साधु साहब, सुना है बीच में जंगल पड़ेगा, हमें बारात को बहुत ध्यान से ले जाना होगा, पूरी सावधानी के साथ। हाँ, तो हमें चिंता किस बात की है? हमारे साथ बारात में औरतें तो है नहीं, हम पुरुष ही तो होंगे बारात में, तो किस बात का डर?
औरतें साथ होती हैं तो डरने वाली बात होती है। औरतें बारात में तो जा नहीं रही हैं। मौसा जी, बारात में औरतें नहीं जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नाच गाना करना, पीछे से शादी की खुशी में गीत गाना। मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है कि बारात में औरतें नहीं जाएंगी, पर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पीढ़ियों से यही रिवाज चला आ रहा है कि घर की औरतें बारात में नहीं जाती हैं। ये तो गलत है ना मौसा जी। अनिल भैया की शादी हो और हम बारात में ही ना जाए तो फिर मैं यहाँ आई किस लिए हूँ, जब मुझे अपने भाई की बारात में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अनिल भैया, आप नहीं चाहते कि हम आपके साथ बारात में चलें? मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता शीतल। शुरू से ही मैंने भी यही रीति रिवाज देखा है। बारात में गांव में किसी भी घर की औरतें नहीं जाती हैं, पुरुष जाते हैं और शादी करके बारात लौट आती है। अब मैं क्या बोलूं, ये तो पुराने रीति रिवाज हैं। पुरानी परंपराओं को हम भी नहीं तोड़ सकते। तोड़ना भी नहीं है। औरतों को घर में ही रहना चाहिए। शादी समारोह में केवल पुरुष ही जाते हैं। औरतें घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए। चलो तुम औरतें बारात को भेजने की तैयारी करो, हम जरा बाहर के काम देखते हैं। सारे पुरुष अपनी बात कहकर चले गए। शीतल का मन इन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाना नहीं चाहता था। उसने अपनी मौसी के साथ साथ वहां बैठी रिश्तेदारी की सभी औरतों के चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान है जो बिल्कुल नकली है। शीतल जानती थी कि घर की औरतें भी बारात में जाना चाहती हैं। कौन मां नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे की बारात में जाए और खुशी में खूब नाचे गाए, खूब धूम मचाए। पर धौलपुर गांव की औरतें घर में रह गई। उनकी इच्छाएं मन में ही दबी हुई थी। शीतल ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस पुरानी परंपरा को बदल कर रहेगी। इसलिए बारात जब निकल गई तब शीतल ने अपनी मौसी को समझाया और हिम्मत दी। मौसी, हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इन पुरानी परंपराओं को बदल दें। इसलिए बारात तो अब निकल चुकी है। हम बारात के पीछे पीछे जाएंगे और जब हम लड़की वालों के घर पहुंच जाएंगे तो वहां पर किसी के सामने कोई कुछ नहीं कहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत डांट ही पड़ेगी ना। नहीं नहीं शीतल, ये गलत होगा। मुझे तो घबराहट हो रही है। हम नहीं जा रहे, रहने दो। क्या आपका मन नहीं है कि आप अपने इकलौते बेटे की बारात में शामिल हो सकता है अनिल भैया आपको देखकर बहुत खुश हो जाएं और मन ही मन क्या पता वो भी यही चाहते हो और बोल ना पाते हो। अगर आज हमने इस परंपरा को तोड़ दिया तो इस गांव में हर औरत को अपने बेटे की बारात में जाने की अनुमति मिल जाएगी। उनके चेहरे भी खुशियों से भर जाएंगे। मान जाओ मौसी जी, मुझे कार चलानी आती है। मैं आप सबको लेकर चलूंगी। देर मत करो, हम सब तैयार हैं, बस कार में बैठना है। जी चलो ना, शीतल सही कह रही है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। परिणाम बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने बेटे की बारात में जरूर पहुंचूंगी। हाँ, मैं जाऊंगी अपने बेटे की बारात में। शीतल ने देखा सब औरतों के चेहरे पर खुशी थी। शीतल ने अपनी माँ, मौसी और बाकी कुछ खास रिश्तेदारी की औरतों को कार में बिठाया। ये देखकर बाकी सारे गांव की औरतों के चेहरे खुशी से भर गए। शीतल बिटिया, आज तुम्हारे कारण हमें पुरानी परंपराओं से मुक्ति मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी लौटो। और फिर शीतल ने बारात का पीछा किया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। शीतल की कार बारात के थोड़ा पीछे चल गई। अचानक बारात पर भालू की बारिश होने लगी। कुछ आदिवासियों ने बारात को बंदी बना लिया। हमें बंदी क्यों बनाया है? हमें जाने दो। हमारे बेटे की आज शादी है, हमें छोड़ दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज हम तुम सबकी बलि देंगे। ये सब क्या बोल रहे हैं पापा? लगता है आज हम नहीं बच पाएंगे। इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। पता नहीं ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे? मानव बलि देंगे। पर यह प्रथा तो समाप्त हो चुकी है। अब तो कोई भी ये नहीं करता। हम करते हैं। हम अपने पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को आज भी मानते हैं और ये परंपरा कभी नहीं बदल सकती। हमें बारात को बंदी बनाकर उनकी बलि देनी होती है। हमारी पीढ़ियों से यही चला रहा है। हे भगवान, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम बच सकते हो। रास्ता तुम्हारे पास था। अगर तुम्हारी बारात में पुरुषों के साथ औरतें भी शामिल होती तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर हम जानते हैं कि आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर औरतों को पुरुषों से तुच्छ समझा जाता है। हम ऐसे लोगों को सजा देते हैं जो औरतों को सम्मान नहीं देते। हमारा पुरुषों की बारात को बलि देना एक प्रकार का दंड है जो हम उन्हें देते हैं। तुम्हारी बारात में औरतें नहीं हैं, इसीलिए अब इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही आदिवासी लोग बारात पर हमला करने लगते हैं, शीतल अपनी माँ, मौसी और कुछ औरतों के साथ वहाँ आ जाती है। रुकिए, आप ये गलत कर रहे हैं। इस बारात में औरतें भी हैं। हम लोगों की कार पीछे रह गई थी, हम रास्ता भटक गए थे। फिर बारात हमें दिखाई नहीं दी। ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए। आपसे किसने कहा कि ये बारात केवल पुरुषों की है? इस बारात में औरतें भी जा रही हैं, इसलिए आप इन सब बारातियों को छोड़ दीजिए। शीतल और बाकी औरतों को देखकर सभी पुरुष हैरान रह जाते हैं।
उस समय सभी चुप थे, क्योंकि सभी को पता था कि आज औरतों के कारण ही उन पुरुषों की जान बची है। आदिवासी लोग बारात को छोड़ देते हैं। बारात को छोड़ दो, ये समझना कि तुम सबकी जान इन औरतों की वजह से बची है। अगर आज औरतें बारात में न जाती तो हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। हमें उन पुरुषों से सख्त नफरत है जो औरत का सम्मान नहीं करते, औरत को घर की खुशियों में शामिल नहीं करते। सच तो यह है कि हम बलि देते ही नहीं, बस बारात को अपने पास कुछ दिन रोक लेते हैं ताकि शादी ना हो पाए और बारात के पुरुषों को सबक मिले। तुम सब औरतों का सम्मान करते हो, उन्हें बारात में अपने साथ ले जाते हो। यह देखकर हम आदिवासी बहुत खुश हैं। जाओ खुशी खुशी विवाह करके दुल्हन को विदा करके वापस घर लौटो। उस दिन धौलपुर गांव के पुरुषों को एक सबक मिला और उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को बदलने का फैसला लिया। अनिल की बारात में पुरुषों के साथ औरतें भी शामिल थी और ये सब शीतल की कोशिश के कारण हुआ।